हरिया सुबह सुबह सोकर उठा ही था कि तभी कोई जोर जोर से उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगा। हरिया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। सामने हरिया का साथी बलिया खड़ा हुआ था। अरे हरिया भाई, अभी तक सो रहे हो? काम पर नहीं चलना है क्या? तुम कुछ देर यहीं रुको बलिया, मैं अभी आता हूँ। हरिया घर के अंदर चला गया कि तभी उसकी पत्नी सुलेखा उससे बोली, क्या हुआ? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि तुम्हें पता ही ना हो। अरे भाई, काम पर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम एक बस ड्राइवर हो और बलिया बस का कंडक्टर है, लेकिन अभी केवल सुबह के 7 बजे हैं। तुम तो जानती हो सुलेखा, आजकल के स्कूल वालों का कोई भरोसा नहीं है। कभी सुबह 9 बजे का टाइम रख देते हैं तो कभी सुबह 7 बजे का। इतना कहकर हरिया बलिया के साथ चला गया। दरअसल हरिया प्रताप की बस चलाया करता था और बलिया उसके बस का कंडक्टर था। प्रताप की एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी थी। कुछ ही देर में हरिया प्रताप के घर के सामने खड़ी हुई बस में बैठकर कंडक्टर से कहता है, मालिक से कई बार कह चुका हूँ कि बस के टायर घिस गए हैं, मगर मालिक है कि मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते। अरे उनसे बात करना बेकार है हरिया, कितनी बार तो मैं उन्हें बता चुका हूँ। मैं आज शाम को मालिक से जरूर बात करूंगा। हरिया स्कूल के बच्चों को घर छोड़कर शाम को बलिया के साथ प्रताप के ऑफिस में चला गया। क्या बात है हरिया, अभी तो तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ। हर बार की तरह पैसे मांगने तो नहीं आ गए? नहीं मालिक, मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। बस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसकी एक बार सर्विसिंग करा दीजिए। हरिया सही कह रहा है साहब, बस के टायर घिसे हुए हैं और ब्रेक भी काफी कमजोर हो गए हैं। मुझे डर है कि कहीं किसी दिन बच्चों के साथ अनहोनी ना हो जाए। तुम गरीब लोग मूर्ख होते हो, इसीलिए गरीबी में ही रहते हो। अरे अगर अनहोनी की आशंका है और अनहोनी हो भी जाती है तो भला इसमें मैं क्या करूं? हरिया, सिर्फ तुम ही शिकायत लेकर यहाँ आते हो और कोई बस ड्राइवर या कंडक्टर मेरी और बसों की शिकायत तो नहीं करता। मालिक, वो आपसे डरते हैं और तुम मुझसे नहीं डरते। ऐसा नहीं है मालिक। मेरी बात ध्यान से सुनो हरिया, कल तुम्हारे बच्चे का एडमिशन होने वाला है और उसकी फीस मैं ही जमा कर रहा हूँ। ज्यादा चू चपड़ करोगे ना तो नौकरी से निकाल दूंगा, फिर अपने बच्चे को घर बिठाए रखना। हरिया मुंह लटका कर बलिया के साथ वहाँ से चला गया। रात में घर पर अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। मैं मालिक से कई बार बोल चुका हूँ, मगर मालिक है कि ध्यान ही नहीं देते। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। कल से हमारा मुन्ना गोल्डी भी स्कूल जाएगा, क्या हमें भेजना चाहिए? अरे तुम भी पागल हो गई हो क्या? क्यों नहीं भेजना चाहिए? और मैं स्वयं ड्राइवर हूँ, तुम्हें तो कोई बात बताना भी बेकार है। बेवजह चिंता में पड़ जाती हो। अगले दिन हरिया अपने बेटे गोल्डी को लेकर बलिया के साथ बस में चढ़ गया और सारे बच्चों को उनके घर से लेकर बस स्कूल की ओर बढ़ा दी। बस कुछ ही दूर चली थी कि अचानक ब्रेक फेल हो गए। स्कूल के बच्चों को बहुत बुरी तरह से चोटें आई थी और खास तौर से हरिया के बेटे गोल्डी को। हरिया अपने बेटे गोल्डी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए, ये मेरा इकलौता बेटा है। डॉक्टर हरिया के बेटे की ओर देखकर कहता है, आई एम सॉरी, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर हरिया फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन हरिया ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया और घर पर अपनी पत्नी से बोला, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैं जानता हूँ दोष किसका है। दोष अगर है तो वो केवल मालिक का। मैं उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। हरिया उसी दिन अपनी पत्नी को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। थानेदार साहब, अगर मालिक बस की सर्विसिंग करवा लेते तो ये हादसा नहीं होता। देखो, मैंने इस मामले की छानबीन की है और ये बस प्रताप नाम से नहीं बल्कि किसी और के नाम से है, इसीलिए मैं प्रताप के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। हरिया मुंह लटकाकर अपने घर चला आया, मगर वहाँ पर प्रताप को देखकर वो चौंक पड़ा। हरिया,
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन चला गया। आपकी वजह से मेरे बेटे की जान चली गई और अब तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन हरिया अपनी पत्नी से कहता है, जिस तरह से मेरे बेटे की जान गई है ना, मैं नहीं चाहता कि अब किसी और की भी जान जाए। आप कर भी क्या सकते हैं? मैं एक बस खरीदूंगा सुलेखा, और उस बस में ऐसा इंतजाम करूंगा कि उसके ब्रेक कभी फेल ही ना हो और ना ही उसका कोई एक्सीडेंट हो। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। अगले दिन हरिया अपने घर के कागज लेकर अपने साथी बलिया के साथ सेठ तुकाराम के घर पर जाकर कहता है, सेठ जी, मेरा घर गिरवी रख लीजिए, परंतु मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है बलिया, ये लो 2 लाख रुपए, पर ब्याज टाइम पर दे देना। हरिया वहाँ से बलिया को साथ लेकर सीधे एक कबाड़ की दुकान पर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी हुई थी। मुझे एक पुरानी बस चाहिए। वो सामने खटारा बस देख रहे हो, उसके 50,000 लगेंगे। हरिया कबाड़ी वाले को पैसे दे देता है और बस चलाता हुआ अपने घर के सामने खड़ी कर देता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपने अपने घर के कागज गिरवी रखकर इस कबाड़ बस को खरीदा है, लेकिन क्यों? इस बस को एक ऐसी बस बनाऊंगा जिससे कभी किसी को मुसीबत और एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। मुझे तुम्हारा हौसला देखकर बहुत अच्छा लगा हरिया भाई। मैं मैकेनिक का काम भी जानता हूँ। मैं इस काम में तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। हरिया और बलिया दोनों उस दिन से उस बस की मरम्मत करने में जुट गए। एक दिन वो दोनों बस की मरम्मत करते करते थक के चूर हो गए थे। रात के समय उनकी आंख लग गई थी कि तभी एक धमाके से उनकी आंख खुल गई। हरिया भाई, बहुत ही तेज धमाका हुआ है। आवाज तो कुछ मुझे भी ऐसी ही सुनाई दी थी। तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ हरिया की बस बेहद सुंदर बस में परिवर्तित हो जाती है। वो सुंदर बस एक बहुत बड़ी प्लास्टिक बोतल के अंदर थी। उस प्लास्टिक के बाहर एक बहुत सुंदर दरवाजा था। तभी उस बस से एक आवाज आई, ड्राइवर हरिया और कंडक्टर बलिया, जल्दी से बस में सवार हो जाओ। हरिया और बलिया डरते हुए बस के अंदर चढ़ गए। बस के अंदर का दृश्य देखकर हरिया आश्चर्य से बलिया से कहता है, ये बस तो अंदर से बहुत ही सुंदर है बलिया। हरिया भाई सही कह रहे हो। बाहर से तो इसकी प्लास्टिक इतनी मजबूत है कि अगर ये पहाड़ से भी टकरा जाए ना, तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और इसके अंदर यात्री भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? शायद भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं। हरिया भाई, वो देखो ड्राइवर की सीट, वहाँ पर बहुत सारे बटन और माइक लगे हुए हैं। तभी माइक बोल उठा, जल्दी से बस में बैठ जाओ। ये बस ऑटोमेटिक है और खास तौर पर बच्चों के लिए है। तुम जहाँ बोलोगे ये वहीं रुक जाएगी। हरिया और बलिया अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उनके बैठते ही बस चलने लगी। बलिया, अब शहर के सारे बच्चे सुरक्षित हैं। अब किसी भी बच्चे को मेरे बच्चे की तरह जान गंवानी नहीं पड़ेगी। अगले दिन हरिया और बलिया शहर के एक बहुत बड़े स्कूल में पहुंच गए। स्कूल की प्रिंसिपल प्लास्टिक बोतल की बस देखकर चौंकती हुई कहती है, ये तो बहुत ही मजबूत और अलग तरह की बस है। मेरे स्कूल के बच्चे आज से तुम्हारी ही बस में जाएंगे। उस दिन से हरिया और बलिया शहर के सारे बच्चों को लाने ले जाने का काम करने लगा। ये देखकर प्रताप बस के यूनियन लीडर संपत से बोला, संपत भाई, मेरे बस में मामूली ड्राइवर की नौकरी करने वाला हरिया आज पूरे शहर के स्कूल के बच्चों को उनके घर पहुंचा रहा है। ठीक है, कल मैं हरिया की प्लास्टिक बोतल बस को बुरी तरह से तोड़ दूंगा। बस पुलिस के मैटर को तुम संभाल लेना। वो तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन इस नेक काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जानता हूं कि हरिया अपनी उस प्लास्टिक बोतल बस को अपने घर के बाहर खड़ी करता है। प्रताप अगले दिन संपत को साथ लेकर हरिया की प्लास्टिक बोतल बस के अंदर चढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बस में चढ़ने की?
सीधे तरीके से नीचे उतर जाओ। तेरी ये प्लास्टिक बोतल की बस क्या चल पड़ी? तू तड़क पे उतर आया। अब मैं तेरी इस बस को ऐसी खटारा बस में बदल दूंगा कि ये कभी भी चलने का नाम ही नहीं लेगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि बस की सर्विसिंग करवा लो, कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन तुम नहीं माने। हाँ, नहीं माना, क्योंकि मैंने किसी के जीने या मरने का ठेका नहीं ले रखा। और तुम तो इस बात को पुलिस स्टेशन में साबित भी नहीं कर पाए कि वो बस मेरी थी। इतना बोलकर प्रताप संपत से कहता है, देखते क्या हो, तोड़ दो इस बस को। तभी बस के अंदर मौजूद माइक से आवाज आने लगी, खतरा, तुरंत लाल बटन को ऑन कर दो। हरिया ने तुरंत बस में लगा हुआ लाल बटन ऑन कर दिया। हरिया के ऐसा करते ही अचानक प्लास्टिक बोतल बस बुरी तरह से तेजी से चल पड़ी और एक पुलिस स्टेशन पर आकर रुक गई। पुलिस स्टेशन के बाहर वहां का थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुछ पुलिस वालों के साथ खड़े थे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस प्रताप और यूनियन लीडर संपत को। ये दोनों मेरी बस को तोड़ने के लिए यहाँ आए हैं। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अभिमन्यु हरिया से कहते हैं, तुम्हारा नाम हरिया है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब। मेरा बेटा भी तुम्हारी बस में ही स्कूल आता जाता है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि प्रताप बस में तोड़फोड़ करने के लिए घुसा था? जब मैं इसके यहाँ ड्राइवर का काम करता था, तब इस प्रताप की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई थी। अगर ये समय रहते बस की सर्विसिंग करवा लेता तो वो हादसा होता ही नहीं। तभी बस के अंदर लगे हुए स्पीकर से प्रताप की ही आवाज आने लगती है, मैंने किसी के जीने या मरने का ठेका नहीं ले रखा, और तुम तो इस बात को पुलिस स्टेशन में साबित भी नहीं कर पाए कि वो बस मेरी थी। अपनी ही आवाज सुनकर प्रताप डरते हुए इंस्पेक्टर से कहता है, मुझे अदालत में केवल इस छोटे से स्पीकर के जरिए सजा नहीं हो सकती इंस्पेक्टर। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ हरिया का बेटा गोल्डी प्रकट हो गया और इंस्पेक्टर से बोला, मेरे पापा सही कह रहे हैं। इनकी वजह से ही मुझे समय से पहले ही संसार को छोड़कर जाना पड़ा। मेरे जाने के बाद मेरे पापा ने एक कबाड़ से एक बस खरीदी और वो उस बस को ऐसी ही बस बनाना चाहते थे जो अभी इस समय मौजूद है, परंतु मैं जानता था कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने मुझे इस तरह की बस बनाने की शक्ति दे दी। इतना बोलकर गोल्डी की आत्मा वहां से गायब हो गई। इंस्पेक्टर ने संपत और प्रताप को जेल भेज दिया। उत्तराखंड के एक गांव में कमलेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कमलेश दिन की दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी एक बेटी थी डॉली, जो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर थे, इसलिए कमलेश दिन रात मेहनत करके डॉली के स्कूल की ट्यूशन की फीस भरता, लेकिन डॉली का पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। दिन भर डॉली मोबाइल पर गेम्स खेलती या तो अपने दोस्तों से ऑनलाइन बातें करती। पूरा दिन उसका मोबाइल पर ही निकल जाता था, मानो किताब को हाथ लगाए महीनों बीत चुके थे। दिन भर मोबाइल में रहती हो, कभी तो पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ और मैं दिन भर मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम हो कि दिन भर बस इस मोबाइल में पड़ी रहती हो। रिजल्ट अगर बेकार आया तो तुम्हारी और तुम्हारे इस मोबाइल की खैर नहीं। ओफो, पापा क्या आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं? आज आपको काम के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? डॉली और कमलेश की अनबन शुरू हो गई थी और तभी उनके घर उनका लैंडलॉर्ड यानी मकान का मालिक आ जाता है। अरे भाई कैसे हो कमलेश? तुमने पिछले 3 महीने का भाड़ा नहीं भरा है। कब तक देने का विचार है भाई? इस महीने के आखिर तक 3 महीने का भाड़ा और 15,000 डिपॉजिट लाके दे दो, वरना घर खाली कर देना, मैं बता रहा हूँ। जी हुजूर, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं आपको 3 महीने का भाड़ा जरूर दे दूंगा, लेकिन 15,000 डिपॉजिट कहाँ से भरूंगा? ये सब मुझे नहीं पता। तुमसे अच्छा किराएदार मिल गया जो भाड़ा और डिपॉजिट दोनों ज्यादा देगा। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया।
कमलेश और उसका परिवार निराश होकर सोचने लगे, अब क्या करेंगे हम डॉली के पापा? हमारे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार जिससे हम मदद ले सके। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान, अंधेरा नजर आ रहा है। इतना कहकर कमलेश मजदूरी करने चला जाता है। कमलेश जब दिहाड़ी करने अपने स्थान पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि अन्य मजदूर अपना अपना सामान बांधकर वहां से जा रहे हैं। अरे पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, किस्मत बहुत खराब चल रही है। अरे क्या हुआ भैया, सारे मजदूर कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर जा रहे हैं। और कहाँ? ठेकेदार ने सबको नौकरी से निकाल दिया है। उस आदमी की बात सुनकर कमलेश भागता हुआ ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। अरे ठेकेदार साहब, हम सारे मजदूर कहाँ जाएंगे? हमारे घर में बच्चे और परिवार हैं। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या जानबूझ के काम बंद किया है? जिनकी जमीन है उनका अच्छा व्यापार न होने के कारण सबको काम से निकाल दिया गया है। ठेकेदार साहब, आपके पास कोई दूसरा काम है? कृपा करके बताइए, वरना मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम्हें जाकर बाहर ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। मुझे माफ करना। कमलेश ठेकेदार की बातों को सुनकर वहां से चला जाता है और वो रास्ते में एक मंदिर पर बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, अपनी बच्ची और अपने परिवार को मैं कैसे संभालूंगा? मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान, मार्गदर्शन कीजिए। उसी समय एक आदमी मंदिर की तरफ परेशान भागता हुआ आता है और आकर मंदिर के पीछे छिप जाता है। उस आदमी के पीछे कई लोग पड़े हुए थे। अरे कहाँ छुप गया? बाहर आ, तेरी खैर नहीं आज तो। चलो उसे दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। मंदिर के आगे भागते हुए मैंने देखा है। कमलेश ने उस आदमी को छुपते हुए देख उससे बात करने का फैसला किया। क्या हुआ भाई, क्या चोरी करके भागे हो जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी एक प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है। सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, इसी वजह से लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हैं। उनका कहना है कि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल कर वातावरण को दूषित किया है। वातावरण को तो तुमने दूषित किया ही है। जाओ, इसमें मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर कमलेश वहां से जाने ही लगता है। तब कैलाश ने उसे आवाज लगाकर कहा, सुनो भाई, एक मिनट रुको। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर छुपा सकते हो? जैसे ही माहौल शांत हो जाएगा, मैं वापस अपने घर और दूसरा कारोबार शुरू कर दूंगा। अरे भाई, यहाँ मेरे ही परिवार के लिए घर का ठिकाना नहीं है। तुम ऊपर से अलग मेरी किस्मत में आ टपके हो। कमलेश वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर पूरी बातें मधु और डॉली को बताता है। अब हम क्या करेंगे? डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर हैं। कहीं हमारे घर की तकलीफ की वजह से हमारी बच्ची फेल ना हो जाए। डॉली उस समय अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी और सारी बातें सुनने के बाद डॉली ने कहा, पापा, क्यों ना हम प्लास्टिक का घर बनाकर वहाँ रह ले? प्लास्टिक का घर कैसे? प्लास्टिक से तो हमारा वातावरण अच्छा नहीं रहता। आज ही मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई जिसके पीछे लोग पड़े थे। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी उनकी। क्या आप उस आदमी को जानते हैं? क्यों ना उनके फैक्ट्री से कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर हम अपना खुद का एक घर बना ले। मैंने भी सुना है प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता और इससे हमारे घर की तकलीफ दूर हो जाएगी और उस आदमी का कारोबार भी चलने लगेगा। अरे तुम सबकी अकल ठिकाने पर तो है? कुछ भी बोले जा रहे हो। प्लास्टिक का घर कैसे बन सकता है? घर वालों की बातें सुनकर कमलेश रात भर प्लास्टिक के घर के बारे में सोचता रहा और सुबह उठते ही वो कुछ चिप्स और बिस्किट के पैकेट्स लेकर मंदिर की ओर चला गया। कैलाश भाई, आप हो या चले गए? मैं आपके लिए कुछ वेफर्स और बिस्किट्स लेकर आया हूँ। मंदिर जाने के बाद उसने देखा कैलाश वहीं मंदिर के बगीचे की सीट पर सोया हुआ था। क्या हो गया भाई, तुम अब आ रहे हो? जब मेरी पूरी रात मच्छरों ने उल्टी सीधी कर दी तब कहाँ थे? अरे ये सब बातें छोड़िए, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम दोनों के काम हो जाएंगे। क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। कमलेश कैलाश से सारी बातें बताता है।
हमें आपकी फैक्ट्री की प्लास्टिक बोतल की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर मिट्टी भर के हम कई घर बना सकते हैं। इससे आपका कारोबार फिर से तेजी पकड़ लेगा और हम जैसे गरीबों की भी मदद होगी। हाँ, सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये काम हम दोनों कर पाएंगे? हमें और भी तो लोगों की मदद लगेगी। उसकी आप चिंता मत करिए। मेरे साथ ही कई मजदूर हैं जिन्हें काम की जरूरत है। उन्हें आप दिन की दिहाड़ी देंगे तभी वो काम करना शुरू कर देंगे। कमलेश जाकर सारे साथी मजदूरों को ये बात बताता है और सारे ही मजदूर अपना अपना प्लास्टिक का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो भाइयों, इतिहास में हम अब कुछ अलग और अपना करने जा रहे हैं। हमें लगन के साथ काम करना होगा, तब हम सक्रिय होंगे। अरे लेकिन हम अपना घर बनवाएंगे कहाँ? अरे तुम सब इसकी चिंता मत करो। मेरी फैक्ट्री के पास ही बहुत बड़ी बंजर जमीन है। तुम सब अपना अपना घर वहाँ बना सकते हो। सारे मजदूरों ने प्लास्टिक के अंदर मिट्टी भर के बॉटल्स के ऊपर बॉटल रखना शुरू कर दिया और उनका घर बनने का काम शुरू हो गया। कुछ वक्त बीत गया और अब मजदूरों का घर बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। अरे बहुत जोर से बारिश हो रही है। लगता है हमारा प्लास्टिक का घर डूब जाएगा। डॉली बेटा जरा संभल के। पूरे गांव में पानी भर गया है, कहीं हमारे घर के अंदर भी ना आ जाए। प्लास्टिक के मजबूत होने की वजह से पानी घर में नहीं आ सका। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। हमारा घर बच गया, हुर्रे! सारे मजदूर और उनका परिवार मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। तभी डॉली वहाँ पर आकर कहती है, पापा ये देखिए, मेरा आज का रिजल्ट आ गया और मैं फर्स्ट आई हूँ, पता है। कमलेश और उसका परिवार ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं।